हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना चैप्टर सेकंड जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसके रह गए थे, तो कुछ टॉपिक्स को अपन कुछ क्वेश्चंस को अपन एज ए टॉपिक लेकर ही डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस देखो क्या है कि मुझे देखना है वेरिएशन इन कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, अलग अलग केस के लिए इन पांचों के अंदर क्या वेरिएशंस निकल के आएंगे, वो सारी चीजें अपन को यहाँ पे देखनी है। क्लियर? अब देखो, इसमें दो केस इसमें लिए जाते हैं। पहले उन दो केसेस को समझो, फिर अपने समझ में आएगा। फर्स्ट केस इसमें ये आता है, यदि फर्स्ट केस की बात करें, when battery is disconnected, यानी कि बैटरी को अपन ने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो बैटरी को जब कनेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा। और सेकंड केस अपने पास में आता है इसके अंदर, when battery is connected, तो बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या होगा और बैटरी डिसकनेक्ट होगी तो क्या होगा। पहले तो ये समझो, जैसे मान लो मेरे पास में ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसको मैंने फिलहाल किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इस पर चार्ज आ गया होगा, मान लो Q आ गया होगा चार्ज Q। अब मैंने क्या किया, बैटरी को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया डिसकनेक्ट। जब मैंने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो क्या इसमें अब मैं कुछ भी चेंज करूं, चाहे कुछ भी चेंज करो, तो क्या इस पे चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। यदि मैंने कुछ भी चेंज किया, कुछ भी क्या, जैसे मान लो मैंने प्लेटों के बीच में कोई मीडियम डाल दिया हो, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी हो या कम कर दी हो, या फिर ये मान लो कि इन प्लेटों का जो एरिया है वो एरिया मैंने बढ़ा दिया हो या कम कर दिया हो, तो यदि मैंने ऐसा कुछ वेरिएशन किया तो क्या इस कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चार्ज जितना बैटरी यहाँ पे फ्लो करवा सकती थी उतना उसने करवा दिया। उससे बाद में यदि मैंने बैटरी को ही डिस्कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज Q जो है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से सारे क्वेश्चंस निकलेंगे कि जब कुछ भी कर दिया जाए और बैटरी यदि डिसकनेक्टेड है तो कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर? अब सेकंड केस अपन ने लिया, बैटरी इज कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड है। जैसे मान लो ये अपने पास में कैपेसिटर था, ठीक है, ये कैपेसिटर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, 20 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, इसने चार्ज ले लिया होगा, मान लो Q ले लिया Q। अब मैं कुछ भी चेंज करूं, जैसे मान लो इनके बीच में कोई मीडियम डाल दूं, डिस्टेंस को बढ़ा दूं या कम कर दूं, इन प्लेटों के एरिया को बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना आ चुका है, V आ चुका है, V। अब यदि बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ भी कर दो, पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, V, क्योंकि वो V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्टेड है। तो V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो होगा V वो क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, चाहे कुछ भी करो। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, फिर सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। यदि बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और यदि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें स्पेशली मेंशन रहेगा ये चीज कि बैटरी डिसकनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज को कांस्टेंट मानना, और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल को कांस्टेंट मानना है। मेन चीज अपनी यही है, बस इस चीज को ध्यान पकड़ के चलना है, बाकी सारे क्वेश्चंस अपने निकल जाएंगे। अब आपको वेरिएशंस देखना है इन पांचों के अंदर। ठीक है, वेरिएशन मुझे इन पांचों में देखना है, तो वेरिएशन कैसे कैसे देखे जाए, क्या क्या चेंज किया जा सकता है। चेंज अपने पास में कैपेसिटर में 3 तरह के चेंजेस कर सकते हैं। कौन कौन से? या तो मैं दोनों प्लेटों के बीच में क्या डाल दूं, मीडियम डाल दूं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैंने क्या किया है इसके अंदर, फर्स्ट मैंने ये बोल दिया व्हेन मीडियम ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या, रिलेटिव परमिटिविटी फील्ड। ठीक है, यदि मैंने मीडियम डाल दिया तो क्या होगा। सेकंड में क्या कर सकता हूं, सेकंड केस अपन ये बोल सकते हैं, यदि अपन सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस ये हो सकता है कि प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं अपन, D से। तो D जो है वो D मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
ठीक है, डिक्रीज भी कर सकते हैं। यदि डी को डिक्रीज कर देंगे तो अपोजिट जो है वो अपने पास में रिजल्ट्स आ जाएंगे। डी को यदि इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा। थर्ड अपन ने बोल दिया कि प्लेटों का जो एरिया है उस एरिया को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो एक बार तो डिस्टेंस को इंक्रीज किया है और एरिया को डिक्रीज किया है। ये 3 वेरिएशन देखो, एक बार में एक ही वेरिएशन देखना है। फील्ड यदि मीडियम को डाल रहा हूँ तो फिर ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को कोई चेंज नहीं कर रहा। यदि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये और ये कांस्टेंट है, इनको चेंज नहीं कर रहा। यदि मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो फिर ये दोनों कांस्टेंट है, इनको अपन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, अब अपन ने बोला कि बैटरी यदि डिस्कनेक्ट है तो चाहे कुछ भी कर दो, चार्ज की वैल्यू क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट अपन इफेक्ट किसका देखेंगे, चार्ज का इफेक्ट देखेंगे। सेकंड अपन देखेंगे कैपेसिटेंस का इफेक्ट। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ये फॉर्मूला। थर्ड अपन देखेंगे पोटेंशियल का इफेक्ट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q अपॉन C होता है। फोर्थ अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाना भी कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अपन को क्या पता है, चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज की फॉर्मेट में फॉर्मूला लगा दो। चार्ज की फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या लगाया जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, यदि मीडियम भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q/A। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए हो जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट अपन को देखनी है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, वही चार्ज आना चाहिए। तो एनर्जी के अपने पास में 3 फॉर्मूले थे, 3 में से अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे, Q²/2C। भी एनर्जी के कितने फॉर्मूले थे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q²/2C या हाफ CV² या फिर 1/2 QV। ठीक है, तो अपन एक ऐसा फॉर्मूला ले लें, चाहे तो तीनों ही लगा दो, तीनों से आंसर आ जाएंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए ऐसा फॉर्मूला लगा दें जिसमें एक चीज़ कांस्टेंट है। तो Q कांस्टेंट है तो मैं ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ लेने में। ठीक है, इससे भी वही रिजल्ट आएंगे जो इससे आने हैं, तो कोई सा भी एक फॉर्मूला अपन इसमें काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 वेरिएशन अपन को देखने हैं जब ये चीज़ें चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होगी और कैसे कैसे होगी, बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी है। तो अब यहाँ से समझना है, टेबल की फॉर्मेट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आने हैं वो क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आने हैं। क्वेश्चन देखो क्या आएगा, एक क्वेश्चन सुनना, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस व्हेन ए मीडियम इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। समझ में आ रही चीज, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो प्लेटों के बीच में यदि मीडियम डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीज, व्हेन एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीज व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। समझ में आ रही चीज, क्वेश्चन इस तरह से निकल के आते हैं। ठीक है, अब समझो इसको, यदि अपन ने बोल रहे हैं कि जब तक बैटरी डिस्कनेक्टेड है कुछ भी कर दो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज की वैल्यू तो क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। कुछ भी करो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखो C पे क्या इफेक्ट आएगा, यदि मीडियम डालोगे तो C क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से तो कम होती नहीं है। ठीक है, 1 से कम नहीं होती, इसका मतलब C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कितने टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स। C की वैल्यू इंक्रीज तो होगी, लेकिन कितने टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड अपन ने क्या, D को इंक्रीज कर दिया। यदि मैं D को इंक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आएगा। अपन एक साथ ही देख लेते हैं, सारे एक जैसे इफेक्ट देखते हैं। D जो है उसको मैंने क्या किया है, डिक्रीज किया है, और एरिया ऑफ प्लेट जो है वो मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो एक जैसे रिजल्ट आ जाएंगे। D को यदि मैं डिक्रीज कर दूंगा, फॉर्मूले देखो, D को डिक्रीज करेंगे बाकी सब कांस्टेंट है, क्योंकि अब मैंने बोला था एक का इफेक्ट देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। D को यदि मैं डिक्रीज कर दूंगा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये पता है कि C इन्वर्सली किसके होता है, 1/D के। ठीक है, फिर यदि मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा, यदि एरिया बढ़ाऊंगा तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में C जो है वो एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि C डायरेक्टली किसके होता है, एरिया की हो जाएगा। फिर देखो V पे क्या इफेक्ट आएगा, Q तो कांस्टेंट है,
यानी कि V इन्वर्सली किसके है, C के, यानी कि C के जो इफेक्ट आएंगे उसके उल्टे V के इफेक्ट आ जाएंगे। तो C तीनों केस में इंक्रीज हुआ है तो V तीनों केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इंटेंसिटी पे देखो, इंटेंसिटी पे देखेंगे तो Q तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब डिपेंड किस पे कर रहा है, एप्सिलॉन R और A पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन R तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन R और A पे डिपेंड कर रहा है। यदि मीडियम डालोगे तो एप्सिलॉन R बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि D को डिक्रीज करोगे, D पे क्या इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, D पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे एरिया बढ़ाएंगे, मान लो मैंने एरिया बढ़ा दिया तो Q तो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एप्सिलॉन R कांस्टेंट। A बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो एरिया बढ़ाने पर इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब एनर्जी पे आ जाओ, एनर्जी पे देखेंगे तो Q तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, U इन्वर्सली किसके हो गया, C के, यानी कि C के जो इफेक्ट आए उसके उल्टे एनर्जी के इफेक्ट आ जाएंगे। C तीनों ही केस में बढ़ रहा था तो एनर्जी तीनों ही केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही अपन से पूछा जाता है कि यदि मान लो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, क्वेश्चन सुनना, बैटरी डिस्कनेक्टेड है और प्लेटों का एरिया बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, प्लेटों का एरिया जो बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही चीज। तो ये इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत सारे कैसे हुए कि मीडियम हटा भी सकता हूँ, D जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, A एरिया जो उसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ। समझ में आ रही चीज। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो हर एक केस में कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, क्योंकि हर एक केस में 5 तो ये हो गए और उसका उल्टा कर देंगे तो 5 और हो जाएंगे, 10 20 30, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो इस टेबल के अंदर है। समझ में आ रही चीज। 30 तो ये है, फिर जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो 30 और आएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के। समझ में आ रही चीज। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझना है, बस अपन को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। यदि फॉर्मूला अप्लाई करना अपन को आता है तो फिर अपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है और एनर्जी का इफेक्ट देखना है, और बैटरी जो डिस्कनेक्टेड है तो केस अपना ये हो गया, डिस्टेंस को डिक्रीज करने पर एनर्जी डिक्रीज होती है तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही चीज। इस तरह से इसके अंदर क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो टोटल लगे अपने पास में इस एक टेबल के अंदर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। अब सेकेंड केस अपन लेते हैं, बैटरी इज कनेक्टेड। जब बैटरी कनेक्टेड है तो कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल। तो वही तीनों का इफेक्ट अपन को देखना है, तीनों का इफेक्ट अपन को देखना है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये टेबल बना लेना क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस है, स्क्रीन को पॉज करना और पॉज करके टेबल बनानी है, ठीक है। अब देखो, अब बैटरी यदि कनेक्टेड है तो उस केस में अपन को ये पता है कि क्या कांस्टेंट रहना है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहना है, ठीक है। यदि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो अब इन पांचों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो चीज़ अपन को यहाँ से देखनी है। तो उस चीज़ को और देख लेते हैं। पहले तो फॉर्मूला देखो कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जरूरी नहीं ये लगेंगे। बैटरी कनेक्टेड है तो V तो कांस्टेंट रहेगा, तो V वाला तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है अपन को, V तो कांस्टेंट है कांस्टेंट। C का फॉर्मूला अपने पास ये है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D, ठीक है। Q का फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, C बाई V होता है, सॉरी Q इक्वल टू होता है CV, V इक्वल टू होता है Q बाई C। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्योंकि अब Q भी चेंज हो रहा है, मीडियम भी चेंज कर रहे हैं, एरिया भी चेंज कर रहे हैं। चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में। फॉर्मूला क्या आया था, E इक्वल टू V अपॉन D आया था। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे, अपन को पता है पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला काम में ले लो, कौन सा, हाफ CV²। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला अपन काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, हाफ CV²। ये मैं एनर्जी का फॉर्मूला काम में ले लूँगा। अब देखो क्या क्या इफेक्ट है, अब तुम भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, ठीक है,
ये कौन से केस में अपन ले रहे हैं, ये सेकंड केस की टेबल बन रही है। तो पोटेंशियल तो तीनों ही केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा चाहे कुछ भी कर दो, ठीक है। कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस देखो मीडियम डालोगे एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ठीक है। एरिया इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। अब इस फॉर्मूले से देखो V तो कांस्टेंट है, C का जो इफेक्ट आएगा वही चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली हो गए दोनों C और Q, ठीक है। तो V कांस्टेंट है, C जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे Q हो जाएगा, C तीनों ही केस में बढ़ रहा है तो Q भी तीनों ही केस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इंटेंसिटी का इफेक्ट देखो, इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे तो V तो कांस्टेंट है, यानी इंटेंसिटी केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स केवल एक ही केस है, बाकी में तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, इन दोनों में तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे D को यदि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, D को डिक्रीज कर रहा हूँ, V कांस्टेंट है तो E क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में E क्यों जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि इस केस में देखेंगे तो अब इंटेंसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रही है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट। समझ में आ रही है, फॉर्मूला अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अपन को लगाना है, ठीक है। एनर्जी पे आ जाओ, एनर्जी पे देखेंगे तो V तो कांस्टेंट, ठीक है, U डायरेक्टली किसके हो गया, C के, यानी कैपेसिटेंस यदि इंक्रीज होती है तो एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तीनों ही केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो तीनों ही केस में जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज रहेगी। क्लियर है। तो ये और कितने क्वेश्चन हो गए, 30। तो 30 और 30 मिला के कितने क्वेश्चन हुए, 60 क्वेश्चन है। 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। 60 क्वेश्चन यदि है तो एक आधा क्वेश्चन फंस ही जाता है क्योंकि कैपेसिटर अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि 60 क्वेश्चन इस पूरे टेबल के अंदर अपने पास में है तो 60 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन जो फंस ही जाता है। बस अपन को देखना ये है, फॉर्मूला लगाना अपन को आना चाहिए। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, कि यदि बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा और बैटरी यदि कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ये टोटल मिला के अपने पास में 60 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही है, मैंने इसको थ्योरी के बेस में करवा दिया, बाकी ये है क्वेश्चन ही, ठीक है। अब ये देखो, अब ये नेक्स्ट, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना देखते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स अपने रहे हुए थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। फिर तो अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को और देख लेते हैं। अरे पढ़ रहे हो बबुआ कि ना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो सर? अभी तो खूब टाइम पड़ा है हमारे पास, अभी तो हम माहौल बनाएंगे पहले पढ़ाई का, उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो टाइम खूब है, अभी तो हम शुरुआत भी नहीं करी अभी हमने। अभी तो पहले पूजा पाठ होगी, फिर मुहूर्त निकलेगा, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। फिर भी एक आधे दिन पढ़ लेंगे, फिर सोचेंगे यार अब कौन तो पढ़ेगा, अब कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। देखो मैंने एक टॉपिक छोड़ रखा था इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था जिसको नाम दिया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। निट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंशियल, कैसा पोटेंशियल, सरफेस है, ऐसा पोटेंशियल जिसके हर पॉइंट के ऊपर, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ऐसे सरफेसेस को नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसी सरफेसेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ऐसे पॉइंट को नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर। अब समझो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पॉइंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ए सरफेस, ठीक है, एट विच एवरी पॉइंट हैविंग द सेम पोटेंशियल, ठीक है। इट इज द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, इट इज द पॉइंट्स ऑन ए सरफेस एट विच एवरी पॉइंट्स हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, उस पोटेंशियल, उस सरफेस को नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर। अब देखो अपन को अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज समझना, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे मान लो मैंने मान लिया प्लस का क्यू चार्ज है,
है, प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा आउटवर्ड। ये अपन ने आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इस तरह का सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा। अब देखो इसमें यदि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल, देखो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। आर डिस्टेंस में पोटेंशियल के क्यू बाई आर, 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 के क्यू बाई आर। तो मैं एक आर रेडियस का क्या बना दूं, स्फीयर बना दूं। यदि मैं आर रेडियस का स्फीयर बना दूंगा तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे सरफेसेस को नाम, अब देखो इस पे भी के क्यू बाई आर, 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 इस पे भी के क्यू बाई आर। तो हर पॉइंट पर यदि पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो ऐसी सरफेस को नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सरफेस बनाई है अपन ने, इस सरफेस को ही नाम क्या दिया जाता है, इस सरफेस को नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। दूसरी कैसे बनेगी, वही इससे आर टू डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई आर टू, के क्यू बाई, यानी फिर से क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण यदि पूछा जाता है पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो कैसी, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, क्लियर। और देखो एक प्रॉपर्टी इसकी ये है दैट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, समझ में आ रही है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन वही रीजन जो अपन ने पहले पढ़ रखा है, यदि वो इंटरसेक्ट करती तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती, क्योंकि होने तो परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है और दूसरी ऐसी है ऐसी, तो इस पॉइंट पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो इसके तो परपेंडिकुलर इधर की तरफ जाएगी और इसके परपेंडिकुलर देखेंगे तो इधर की तरफ जाएगी। यानी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल है। इट मीन्स two equipotential surface can never be intersect each other, because if they intersect each other then electric field will be having two direction at this point at intersecting point which is not possible। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन में हो जाएगा जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो ये अपने पास में इसका सेकंड पॉइंट आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, वो और समझो। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है, उसका रीजन समझना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू चार्ज को चलाने में वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझना, मान लो मेरे पास में ये क्यू चार्ज है, पहले इस पॉइंट पे था, ठीक है, मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले गया, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया, मैं ए से बी की तरफ ले गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वही चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या है, सेम ही तो है, कि क्यू पोटेंशियल सरफेस है। डेफिनेशन से अपन बोल रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहनी है, सेम रहनी है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। यदि मैं यहाँ पे वी बी इक्वल्स टू बोल दूँ वी ए, ऐसा ही तो है कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है,
तो VB माइनस वी ए 0 होगा, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि Q चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन की वैल्यू जो है वो क्या होनी है, 0 होनी है। समझ में आ रही चीज? तो ये अपने पास में इसकी 3 प्रॉपर्टी निकल के आती है। एक तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड थर्ड क्या है, वर्क डन टू टेक ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला जाता कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाया जा रहा है, वो अपन को पता लगाना पड़ता है कि वास्तव में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे यही था कि मैं ये बोल दूं कि ऐसा कुछ बना के दे दिया और ये बोल दिया ए से बी तक लिखा गया, ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? अब ये तो अपने इसके 3 क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स यानी कि शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट किसके लिए अपन ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो अपन ने देख लिया कैसी होती है, स्फेरिकल। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल। सेकंड अपन बात करें डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए देखो, जैसे मान लो ये प्लस का Q चार्ज है, ठीक है, और ये माइनस का Q चार्ज है, डाइपोल हो गया। तो इस डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अपन ने पढ़ा था कि डाइपोल का जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन होता है, उस इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। यानी कि हर पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो प्लेन बनेगा वो प्लेन कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। तो डाइपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वो कैसी बनती है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर एक प्लेन बनता है। इस प्लेन के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। क्लियर? तो ये अपने पास में डाइपोल के कारण हो गया। थर्ड अपने पास में आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बनेगा। यदि अपन बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कैसी बनेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इस तरह का, ऐसा ही तो होता है। ये मैंने मान लिया, आप देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, गैप ज़्यादा हो गया, ये अपन ने बात कर ली, ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कुछ परपेंडिकुलर प्लेन बनाए, इस तरह के बना दिए ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन, आप समझो इनको, ठीक है। अपन को ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, डिक्रीज होती जाती है, होता है। अब देखो यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इधर से इधर की तरफ, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने जो प्लेन बनाए हैं, ये प्लेन क्या है, एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ये जो प्लेन ले लिया, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट तो मैंने ये लिया ए, एक पॉइंट मैंने ये लिया बी, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया सी, और एक पॉइंट मैंने ले लिया डी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ले लिए। अब मुझसे पूछा गया कि EA, EB, EC, ED, इन पे पोटेंशियल पे क्या, पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल जो है वो किस तरह से रिलेटेड रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ A और B पॉइंट कौन से सरफेस पे है, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं VA और VB जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। C और D जो है वो भी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, यानी कि VC और VD भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन इनमें ज़्यादा कौन होगा, कौन ज़्यादा होगा, बी इधर की तरफ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसका मतलब AB में पोटेंशियल ज़्यादा होगा और CD में पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब VA इक्वल्स टू VB मोर देन होगा VC इक्वल्स टू VD, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन को ये ऐसे दे रखा होता है और ये रिलेशन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, ये जो सरफेसेज अपन ने बनाई हैं वो कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है। तो कैसी बन रही है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी सरफेस बनाऊंगा वो सब कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। इसके किसी एक सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे सब पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी।
लेकिन यहाँ पर अलग है और यहाँ पे अलग है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल भी कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम होगा, लेकिन इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, वो तो अपन पहले भी देख चुके हैं। और ऐसे ही इसके भी जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन इधर की तरफ चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। तो ये जो अपना टॉपिक है इसको अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है 90 डिग्री। अरे है कि नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना बन रहा है सब जगह 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। दूसरा अपन से पूछा जाता है चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। समझ में आ रही चीज। तो ये जो अपना टॉपिक है इसको अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बस इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ये क्वेश्चन अपन को पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में अपने टॉपिक को देख लिया, बाकी और कुछ नहीं है। और देखो क्या है, एक दो दिन से हो सकता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो, उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तबीयत डाउन है तो एनर्जी भी डाउन है, और एनर्जी डाउन है तो समझ में नहीं आ रहा ढंग से वो मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने का जो एक्चुअली मुझे आता है। इसलिए हो सकता है कि एक दो वीडियो के अंदर तुम्हें एनर्जी डाउन मिले, तो जब रिकवर हो जाएंगे तो फिर से फुल एनर्जी के साथ में स्टडी करेंगे। लेकिन तुम्हारी स्टडी ख़राब नहीं हो इसलिए बस वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, बाकी तो तुम समझदार हो ही सब, मैच्योर डॉग हो, कुछ ज़्यादा मैच्योर मत हो जाना, गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको देखते हैं क्या चीज़ है। पेन गया, चलो नेक्स्ट अपने पास में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब समझते हो शील्ड करना, जैसे शील्ड करना मतलब कवर करना। जैसे अपने पास वैक्सीन आई थी कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड क्या है, एक तरह से शील्ड कर रहा है किसको, कोरोना को। कोरोना को पैक कर रहा है बॉडी के अंदर, आ भी गया तो उसको पैक करके मार के भगा देगा, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर कर रहा है, उससे बचा रहा है। बचाने होता है एक तरह से शील्ड करना, बचा लेना। तो किससे बचाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डिंग करने की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी उससे बचाने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। टू मेक ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई ऐसा रीजन जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे फ्री करना है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देना है, तो उस रीजन को नाम क्या देते हैं, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। कि किसी भी रीजन को टू मेक ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी रीजन को फ्री करने की जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो फिनोमिना होता है, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। कैसे होता है वो चीज़ समझना। अपन को एक चीज़ पता है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जानते हैं अपन सब कितना होता है। अभी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो अब मान लो मुझे अपने आप को कोई बिजली गिर रही होगी, तो मुझे अपने आप को उस बिजली से, बिजली क्या एक तरह से, अरे बिजली जो गिरती है, थंडर स्टॉर्म आते हैं, मतलब तूफान आते हैं, उसमें बिजली गिरती है, उसमें क्या होता है, बिजली गिर रही है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है एक तरह से। जो बिजली होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ठीक है। तो वो यदि इलेक्ट्रॉन बीम यदि गिर रही है तो मुझे उससे ही तो बचाना है, मुझे अपने आप को उससे बचाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कंडक्टर के अंदर जाके बैठ जाऊँगा। मैंने यदि इस कंडक्टर के अंदर जाके बैठ गया और मैंने इसको बाहर से क्या कर रखा है, ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, मैं अंदर जाके बैठ गया, ठीक है। अंदर कोई कुर्सी उर्सी लगी थी, मैं बैठा था। यदि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम यदि आ भी गई तो क्या होगा,
अंदर तो आ नहीं सकता क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ से फ्लो होते हुए क्या हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा कि कई बार बारिश आती है, ठीक है, बिजली गिरती है, तो यदि तुम किसी ओपन ग्राउंड में हो, ठीक है, मान लो बारिश आ गई, बिजली गिर रही है, उससे बचना है, तो यदि ओपन ग्राउंड में हो तो किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होने से बजाय ये है कि यदि तुम्हारे पास में कार है तो उस कार के अंदर जाके बैठ जाओ। ठीक है, कार के अंदर जाके यदि बैठ गए तो अब यदि बिजली गिर भी गई तो कार क्या है, एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। तो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा तो तुम कार के अंदर बैठे हो और बिजली गिर भी रही है तो वो कार से सरफेस से होते हुए अर्थ में चला जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, सॉरी, अंदर नहीं जाएगा, तो उससे तुम बिजली से सेफ हो जाओगे। तो इसी को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मान लो कोई जनरेटर वनरेटर होते हैं, ये सब होते हैं, तो इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है ताकि करंट वरंट नहीं लगे। तो क्या किया जाता है, इनको किसी कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, एक पिंजरा विंजरा लगा देते हैं। जैसे मान लो कि कोई जनरेटर वनरेटर होगा अपने पास में इस तरह का, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तुमने देखा होगा कि इसको किसी पिंजरे के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको चेन सी लटका दी जाती है जो अर्थ के अंदर गढ़ी हुई होती है। देखना कभी बड़ा सा जनरेटर होता है तो उसको एक पिंजरे के अंदर बंद रखते हैं और उसको चेन से एक अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं जो अर्थ के अंदर घुसी हुई रहती है। अब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आ भी गया तो भी क्या होगा, वो जनरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो सरफेस से होते हुए कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इसको अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टू मेक ए रीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि मुझे किसी रीजन को फ्री करना है तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। क्लियर? और देखो एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है वो चीज़ समझो। अपन को ये पता है कि यदि मान लो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लगा रखा है, ये समझना, जैसे मान लो अब वो टॉपिक अपन ने पढ़ रखा है उसी को अपन रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। ये एक प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट थी, और ये एक प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, इस तरह था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने नाम दिया था ई नोट। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया तो अपन क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो तो इधर आ जाता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव इधर चला जाता है, लेकिन रहता वो एटम के अंदर ही है। कौन सा मीडियम है ये मीडियम कैसा है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। कंडक्टर होता तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है तो यानी कि नेगेटिव जो है वो एक सरफेस पे जाएगा, पॉजिटिव दूसरी वाली सरफेस पे देखेंगे, इधर वाली सरफेस पे। तो इस तरह से रीअरेंज होते थे, ये चीज़ें अपने पढ़ रखी है, कोई नई चीज़ नहीं अपने लिए ऐसे। ठीक है, अब समझो, अब यदि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाऊँ, इंक्रीज करता जाऊँ, तो नेगेटिव पे और इधर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव पे और इधर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और बढ़ा दूँ और फोर्स लगेगा, और बढ़ा दूँ और फोर्स लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। ऐसी होगी कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, यानी कि ये जो है, जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम था, यदि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए एटम को छोड़ के तो वो कैसा हो जाता है, वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक ये उसको सहन कर सकता है, यानी कि जहाँ तक वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाइइलेक्ट्रिक ही रहता है, वो कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होता है, उस मीडियम या उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक को अपन नाम क्या देते हैं, उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो सहन कर सकता है। जब तक ये डाइइलेक्ट्रिक ही बना रहे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग नहीं हो, ठीक है, मैक्सिमम वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग नहीं हो वो एटम के अंदर ही रहे, बस इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए प्रोटॉन इधर आ जाए, लेकिन रहे वो एटम के अंदर ही, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया जाता है उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यदि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, और डाइइलेक्ट्रिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देते हैं उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अलग अलग मीडियम के लिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे मान लो एयर है, एयर की भी डाइइलेक्ट्रिक, एयर भी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि एयर में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब मान लो मेरे यहाँ से कोई वायर जा रहा होगा, ये मान लो ऐसे वायर जा रहे हैं, ठीक है,
यहाँ एयर है इसके चारों तरफ, अभी एयर क्या है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये वायर जा रहा है, ये एयर है हम दोनों के बीच में और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, हम दोनों के बीच में एयर आ गई, ठीक है, एयर आ गई दोनों के बीच में। अब वायर जा रहा है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, तो वायर जा रहा है तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे तक नहीं पहुँच पा रहा। क्यों नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि बीच में एयर है, तो बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो वो करंट को या चार्जेस को फ्लो नहीं करवा पा रहा। लेकिन यदि मैं यहाँ से फ्लो होने वाली करंट या पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँ, यदि मैं यहाँ से फ्लो होने वाले पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊँ, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लग जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा कि जो एयर है बीच में, उस एयर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होते ही अब क्या हो गया, एयर भी क्या हो गया, एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग गया, और अब मुझे करंट लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो एयर जो है वो भी एज ए कंडक्टर हो गया। अब चार्ज यहाँ से मेरे तक भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या आ गया, अब कंडक्टर आ गया, यानी कि एयर जो है वो भी कंडक्टर बन गया, तो बीच में कंडक्टर आ गया, तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और मुझे करंट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक एयर जो है वो एयर ही बनी रहती है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही बनी रहती है, तब तक उस स्ट्रेंथ को उसकी नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यदि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो एयर भी एज ए कंडक्टर बन जाती है, और उसके बाद में एयर में भी चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मुझे करंट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो ये अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसकी थ्योरी जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है थ्योरी के अंदर, जितने पॉइंट्स थे अपन ने थ्योरी के सारे पॉइंट्स देख लिए। अब इसमें इन थ्योरी के पॉइंट्स में कुछ नहीं बचा। अब अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये सब बचे हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन कल देख लेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, अब क्वेश्चंस से देखने एनसीईआरटी के, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में निट लेवल के क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद में अपन आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस देख लेंगे। क्लियर? तो अब इसमें देखो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए थे, जो क्वेश्चंस रहे थे उन क्वेश्चंस को और देख। हाँ, तो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोर्ड पे लिखे गए हैं, उनको एक बार पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड अपन ने कर लिए थे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 चार्ज है अपने पास में, 2 चार्जेस +2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या है ये, डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ? एक तो प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, और एक अपने पास में माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है। एक तो प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है और एक माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। अपन से पूछा आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताया था जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वही क्या होता है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यदि सरफेस को वैसे बनाना चाहो, यदि सरफेस को बनाना चाहते हो तो अपन सरफेस की फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनेगा वो चीज़ समझना, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। यदि अपन सरफेस बनाएंगे तो कैसी सरफेस बनेगी, ऐसी भी, ऐसी तो सरफेस बनेगी इस तरह से परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। अब ये पूछा गया, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल चुके हैं। डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी डायरेक्शन कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बस इतना ही देना था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही किया था, लेकिन अपन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन में साथ में पोटेंशियल भी ले लिया। बाकी एनसीईआरटी के अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला गया था कि कोई स्फीयर अपने पास में है, उसको क्यू चार्ज दे रखा है। सफियर है अपने पास में, सफियर कैसा है, एक सफियर मैंने मान लिया ये वाला, इसकी रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है अपन को 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। तो रेडियस तो दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। चार्ज कितना दे रखा है इसके ऊपर, 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, इतना चार्ज इसके ऊपर दे रखा है।
ये पूछा डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अपन ने इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अपने कोर्स में यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली अपने कोर्स में है भी नहीं। फिर ये बोला गया है इट्स सरफेस व्हाट इज द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताने हैं 3 पॉइंट्स के ऊपर। कौन कौन से? पर इनसाइड पे, जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे, और एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर से 18 सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा? बाहर की तरफ। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ, फर्स्ट मैंने मान लिया इनसाइड पे, सेकेंड अपन ने बोला गया है जस्ट आउटसाइड यानी कि सरफेस पे, और थर्ड अपन को बोला गया है 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो पहले तो अपन से पूछा गया क्या है? पोटेंशियल, और फिर पूछा गया है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कंडक्टर है, कंडक्टर बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो कंडक्टर है तो अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना होता है? सरफेस के इक्वल। सरफेस पे कितना होता है? KQ/R। ठीक है, KQ/R, क्लियर। और सरफेस पे भी इतना ही रहेगा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल तो सरफेस पे इतना होता है उतना ही अंदर होता है। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? KQ/r। R कितना है इसमें? 18 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में चेंज करें तो 0.18 मीटर। ठीक है, मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, अंदर की तरफ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, कितनी होती है? 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है। K अपन को पता है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी? 1.6 × 10⁻7 गुलाम, और R कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर। ठीक है, मीटर में पुट करना है। और 18 सेंटीमीटर यानी कि आउटसाइड में इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/r²। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन खुद कर लेना। क्वेश्चन के अंदर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल और ले लिया। तो पोटेंशियल भी निकाल दिया अपन ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर था 3rd और 4th NCERT का। ठीक है, अब इसमें देखो और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, और आगे क्वेश्चंस क्या क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास में। पहले उसमें क्या है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। तो एयर की फॉर्मेट में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? ε0 A/d, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 8 पिकोफैरड, और पिको का मतलब 10⁻12 फैरड। ठीक है, जब एयर है तब तो इतनी थी। What will be the capacitance if distance between the plates be reduced by half? तो डिस्टेंस को तो कितना कर दिया अपन ने? d' तो कितना कर दिया? पहले की क्या कर दी? हाफ कर दी। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन प्लेट इज फिल्ड विथ सबस्टांस ऑफ K = 6। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने फिल कर दिया K यानी कि ε/r कितने का? 6 का। तो अब अपन से पूछी गई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तो मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है? ε0 A/d, यही होता है। ठीक है, अपन ने डिस्टेंस क्या कर दी है? d', तो मैंने d' लिख दिया यहाँ पे। अब देखो d' की वैल्यू पुट कर दो, ε/r की वैल्यू पुट कर दो, तो C मीडियम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6। ε/r तो कितना हो गया? 6। ε0 A को ऐसे कैसे चलने दो, और d' की जगह क्या पुट करोगे? d/2, यानी कि कितना हो गया? 2 ऊपर चला जाएगा, 12 ε0 A/d। ठीक है, और ε0 A/d किसके इक्वल दे रखा है? 8 पिकोफैरड। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस होगी 12 × 8 × 10⁻12, 12 × 8 96 × 10⁻12 फैरड, या फिर 96 पिकोफैरड। ठीक है, ये अपन से पूछा गया था। सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ये था 5। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो था वो अपन पहले कर चुके हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 में क्या चीज़ें हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एयर आ गया तो फॉर्मूला क्या लगना है? ε0 A/d लग जाएगा। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ दिस, तो वैल्यू पुट करते जाओ। 8.85 × 10⁻12 तो क्या हो जाएगा? ε0। एरिया अपन को कितना दे रखा है? 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻3 मीटर स्क्वायर में दे रखा है, डिवाइड बाई d। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब
3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस निकाल लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। मैं जितना सोल्व हो सकता है उतना कर देता हूँ। 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू 8.85 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8.85 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 17 पॉइंट समथिंग। तो मैं इसको मान लेता हूँ 17.5 इंटू -12 -3 माइनस का, या -3 से -3 कैंसिल, बचेगा क्या केवल -12, तो 10⁻12 फेरेड। ये तो कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, पिको फेरेड में आ जाएगी वैसे। फिर बोला गया इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटेंस इतनी है, इसको एक 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटेंस मुझे इसकी पता है C है, तो 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। भी एक ही चीज़ जुड़ी हुई है तो सारा का सारा पोटेंशियल इसके पास जाएगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो Q इक्वल टू कितना होता है, CV। तो C की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कुछ इसमें करेक्शन हो। 17.5 इंटू 10⁻12 इंटू 100, तो Q कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 17.5 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह से 8 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए हैं इसके। और भी क्वेश्चंस देख लेंगे एनसीईआरटी के, 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे देखते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही अब चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन से देखने अपन को, तो क्वेश्चंस और देखते हुए चलेंगे। बाकी क्वेश्चंस खुद भी सोल्व करो, कोई डाउट आता है तो पूछो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।